नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कीमोफिलिक एकेडमी में। मैं दीपेश कुमार रिएक्शन मैकेनिज्म की लेक्चर सीरीज का अगला लेक्चर आपके लिए लेकर आया हूँ। देखिए, हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म पढ़ रहे थे और रिएक्शन मैकेनिज्म में हम काफ़ी कुछ कर चुके थे। हमने स्टार्ट किया था कहाँ से? हमने रिएक्शन मैकेनिज्म के क्लासिफिकेशन से चीज़ें शुरू की थी और धीरे धीरे हम आगे बढ़े थे। आगे बढ़ते हुए हमने ये देखा था कि रिएक्शन मैकेनिज्म के बेसिक कॉम्पोनेंट्स क्या हो सकते हैं। बेसिक कॉम्पोनेंट्स से हम आगे बढ़े थे और फिर हमने शुरू किया था अपना न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन विच इज अ मेजर ब्रांच ऑफ ऑर्गेनिक मैकेनिज्म, और उसमें हम पहला रिएक्शन SN2 रिएक्शन कर चुके थे। अब हम आगे बढ़ेंगे इसी सीरीज में और आज हम अपना अगला रिएक्शन स्टार्ट करेंगे विच इज नोन एज SN1 रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको? नाम क्या है हमारा? SN1 रिएक्शन। देखिएगा, SN1 रिएक्शन जो होता है इसका एक और नाम होता है, इट्स ऑल्सो नोन एज सोल्वोलिसिस। सोल्वोलिसिस। देखिए, इसका नाम सोल्वोलिसिस क्यों पड़ रहा है? इसका नाम सोल्वोलिसिस इसलिए है क्योंकि इसमें सॉल्वेंट एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। अगर सॉल्वेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है तो उसी को हम लोग क्या कह देते हैं? सोल्वोलिसिस रिएक्शन। अब देखो, इसमें दो कंडीशन हैं। एक कंडीशन तो है, मतलब दो नहीं, बहुत सारी कंडीशंस हैं, सॉल्वेंट हम अलग अलग ले सकते हैं, लेकिन दो स्पेशल चीजें हैं। एक तो है आपका वाटर। अगर आप वाटर को एज अ सॉल्वेंट इन SN1 रिएक्शन यूज करते हैं, देन सच रिएक्शंस आर नोन एज हाइड्रोलिसिस रिएक्शन। व्हाट? हाइड्रोलिसिस। सिंपल है, सोल्वोलिसिस। और अगर H2O होगा आपका सॉल्वेंट तो हाइड्रोलिसिस। और अगर आप अमोनिया ले ले, मान लीजिए NH2 NH3, तो इस केस में एमोनोलिसिस। ठीक है? तो याद रखिएगा एक बात आप लोग कि अगर आपको कहीं पर मान लीजिए क्वेश्चन में पूछ दे कि व्हाट इज द रेट ऑफ हाइड्रोलिसिस बिटवीन दीज रिएक्टेंट्स, तो आपको उसमें सिंपल समझना है कि SN1 का रेट बताना है। या फिर अगर आपसे यह पूछ दे कि व्हाट इज रेट ऑफ अमोनोलिसिस, तो उसमें भी आप क्या समझिएगा कि आपको SN1 का रेट बताना है। अगर आपको पूछ दे रेट ऑफ सोल्वोलिसिस, उस केस में भी आप क्या समझेंगे कि आपको क्या बताना है? SN1 का रेट बताना है। एक्चुअली इस तरह से ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। अब सीधा आपको बताने के लिए नहीं कहता है कि SN1 के बारे में बताइए, क्योंकि SN1 बहुत बेसिक रिएक्शन है। हम लोग बचपन से, वेरी बच्चा जब हम लोग होते हैं तब से हम ये पढ़ते आ रहे होते हैं। मतलब 11th क्लास में ये रिएक्शन है, और जितना 11th में पढ़ना है उतना ही यहां भी पढ़ना है, उससे बहुत ज्यादा यहां पर भी नहीं। यहां कुछ केसेस अलग हो सकते हैं, बट ओवरऑल रिएक्शंस उतने ही हैं। तो उससे आपका सीधा सीधा कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड ऐसा क्वेश्चन तो आता नहीं है। लेकिन हाँ, अगर रेट की बात करें तो आपको अमोनोलिसिस, हाइड्रोलिसिस, सोल्वोलिसिस, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, आपसे यही पूछेगा कि व्हाट इज रेट ऑफ सोल्वोलिसिस। ठीक है? ये बहुत फेमस क्वेश्चन है। अगर आप प्रीवियस ईयर उठाएं तो हर एग्जाम में, मतलब जितना भी यूनिवर्सिटी पेपर्स होते हैं MSc एंट्रेंस के लिए, उस सब में कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन होगा ही आपको। अब देखिए, थोड़ा आगे बढ़ते हैं हम लोग, और आगे बढ़ते हुए ये देखते हैं कि आपका जो SN1 रिएक्शन है ये क्या क्या चीजें इंडिकेट कर रही है। अगर हम इसके बारे में देखें तो हमारा SN1 रिएक्शन ये दिखा रहा है कि ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, ठीक है? यूनिमोलिक्यूलर है, यूनिमोलिक्यूलर है। देखो, एक बात समझो, ये रिएक्शन फर्स्ट ऑर्डर है। इट मींस इसका जो रेट होगा वो एक ही रिएक्टेंट के ऊपर डिपेंडेंट होगा।
तो अगर हम रेट की बात करें इसके, तो रेट जब हम ऑब्जर्व करते हैं, एक्चुअली रेट आपको पता होगा, बचपन से ही आप पढ़ते होंगे काइनेटिक्स, वहां पर बताया जाता है कि हमारा रेट ऑफ रिएक्शन एक एक्सपेरिमेंटल क्वांटिटी है जिसको कि हम थ्रू एक्सपेरिमेंट ही पता कर सकते हैं। तो हमको पता चला कि इसका रेट जो होता है इज इक्वल टू के आर एक्स। क्या क्या होता है? ये आर एक्स इसका सबस्ट्रेट है, ठीक है। मतलब आपको हम पीछे बता चुके हैं, ये आर एक्स के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं बताऊंगा आगे। बट एक बात का आप ध्यान रखिएगा कि ये जो रेट है वो सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब अगर आपको SN1 रिएक्शन करवाना है तो एक तो आपको सबस्ट्रेट लेना पड़ेगा, एक आपको रिएजेंट लेना पड़ेगा। तो सबस्ट्रेट होगा, उस सबस्ट्रेट के ऊपर ही ये रेट डिपेंड करता है, आपके रिएजेंट के ऊपर। इट मींस आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा, न्यूक्लियोफाइल का कोई रोल नहीं होता है इसके रेट के ऊपर। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं? SN1 रिएक्शन कहते हैं। अब देखिए आगे देखते हैं हम, ये जो आपका रिएक्शन होता है SN1, ये आपका 2 स्टेप रिएक्शन होता है। कितना? 2 स्टेप रिएक्शन होता है। देखिए बताते हैं आपको। SN1 रिएक्शन आपका 2 स्टेप का होता है। देखो, टू स्टेप रिएक्शन। इसमें जो हमारा फर्स्ट स्टेप होता है, फर्स्ट स्टेप में हम देखते हैं आयोनाइजेशन ऑफ, फर्स्ट स्टेप आयोनाइजेशन ऑफ RX। क्या? आयोनाइजेशन ऑफ RX। इससे क्या होगा? कार्बोकेटायन फॉर्मेशन, कार्बोकेटायन फॉर्मेशन। और ये जो आपका होता है स्लो स्टेप होता है, स्लो स्टेप। और आपको पता है कि किसी भी रिएक्शन में जो हमारा स्लो स्टेप होता है वही क्या होता है? RDS होता है। बहुत फेमस है ये काइनेटिक्स में कि स्लो स्टेप्स आर RDS। अब देखिए हमारा सेकेंड स्टेप जो होता है, सेकेंड स्टेप, इस सेकेंड स्टेप के अंदर जो चीजें आती हैं वो हमारा रैपिड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। क्या? रैपिड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। और ये जो सेकेंड पार्ट होता है वो वेरी फास्ट रिएक्शन। ठीक है, तो ये एक दो बातें हो गई मैकेनिज्म से रिगार्डिंग। इसको नोट कीजिए, फिर हम आपको बताते हैं कि इसका मैकेनिज्म होगा कैसे। बहुत सिंपल है, आप सबको पता होगा, लेकिन फिर भी मैं बताता हूं आपको। देखिएगा, सब नोट करते जाइए। देखते हैं SN1 रिएक्शन की मैकेनिज्म कैसे होगी। देखो, अगर हम मैकेनिज्म की तरफ बढ़ें और मैकेनिज्म की बात करें तो उससे पहले हम एक बात आपको बताते हैं कि इसका मैकेनिज्म और स्टीरियोकेमिस्ट्री दोनों एक साथ ही करेंगे हम। तो हेडिंग दीजिएगा आप लोग, मैकेनिज्म
एंड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1, मैकेनिज्म एंड स्टीरियो केमिस्ट्री ऑफ SN1। देखो बहुत सिंपल सी बात है, होता क्या है सिंपल बताते हैं हम आपको, देखिएगा। एक्चुअली जो हमारा ये रिएक्शन है ये कुछ इस तरह से होता है। आपका जो सबस्ट्रेट है वो ये दे रखा है, देखो ये ले लो आप, ठीक है। एक मिनट रुक जाओ, ये आपका सबस्ट्रेट दे रखा है, इधर ले लो R, उसके बाद R डैश और R डैश एंड दिस R डबल डैश। ये आपका सबस्ट्रेट है और आपका जो न्यूक्लियोफाइल होगा इसमें ये OH माइनस दे रखा है, ये सबस्ट्रेट और ये न्यूक्लियोफाइल। अब इसके ऊपर हम करवाएंगे अटैक। तो देखो अटैक होने से पहले क्या होता है कि एक्चुअली रिएक्शन हो कैसे रहा है, थोड़ा इसके बारे में समझो। एक सॉल्वेंट मीडियम दे रखा है और उसके अंदर सबस्ट्रेट को डाल दिए, ठीक है। मान लो पानी के अंदर आप टर्सरी अल्काइल हैलाइड को डाल दिए। टर्सरी अल्काइल हैलाइड पानी के अंदर डालने के बाद जो रिएक्शन देगा दैट रिएक्शन इज कॉल्ड SN1 रिएक्शन। अब होता क्या है उसमें हमको ये देखना है, हमारा जो सॉल्वेंट है वही न्यूक्लियोफाइल है। तो चूंकि सॉल्वेंट हमारा न्यूक्लियोफाइल है तो हमको न्यूक्लियोफाइल अलग से लेने की जरूरत नहीं पड़ती है, वही हमारा न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करता है। और दूसरी बात क्या है कि SN1 रिएक्शन जो है हमारा, उसमें जो कार्बोकैटायन फॉर्मेशन होता है, अगर हम उस कार्बोकैटायन फॉर्मेशन की बात करें तो बनने वाला कार्बोकैटायन इतना ज्यादा स्टेबल होता है, SN1 रिएक्शन के थ्रू बनने वाले कार्बोकैटायंस इतने ज्यादा स्टेबल होते हैं कि उनको किसी दूसरे चीज की जरूरत नहीं पड़ती है कि वो उसका लिविंग ग्रुप को बाहर निकाले। उनका लिविंग ग्रुप उस सॉल्वेंट के अंदर ही बाहर निकल जाता है। देखो सिंपल सी बात समझो, हम सबस्ट्रेट क्या ले रहे हैं, इसमें अल्काइल हैलाइड लेते हैं जनरली। अल्काइल हैलाइड में आपको पता होगा, अगर हम बात करें RX की, थोड़ा सा ब्रीफ कर देते हैं हम आपको। इसकी अगर हम बात करें, मान लो ये है हमारा अल्काइल हैलाइड, X के जगह पर कोई भी हैलोजन आप ले लो। अगर ये हैलोजन है तो आपको पता है कि ये बॉन्ड कितना ज्यादा पोलर है, ये बॉन्ड पोलर तो है ही। अगर ये बॉन्ड पोलर है और उसके साथ साथ हम इसको किसी पोलर सॉल्वेंट के अंदर डाल दें, पोलर सॉल्वेंट, ठीक है, तो क्या ये पोलर सॉल्वेंट इसको अलग नहीं कर देगा, इस दोनों को अलग अलग नहीं कर देगा। ये पोलर सॉल्वेंट इसको कुछ इस तरह से बांट देगा, देखो R R एंड R प्लस X माइनस, कुछ इस तरह से इसको बांट देगा। और इस तरह से करने के कारण पोलर सॉल्वेंट कौन है, पोलर सॉल्वेंट्स वो सॉल्वेंट है, याद कीजिए शुरू में ही बताए थे, जो कि आपके मतलब जो किसी सबस्ट्रेट को या जो किसी चीज को पोलराइज करने की टेंडेंसी रखता हो, जिसके अंदर इतना पावर हो कि उसके साथ जो मिल रहा है उसके आयन को अलग अलग रख सके। तो ये तो आयन के फॉर्म में आ जाएगा, ये आपका X अलग हो जाएगा और ये कार्बोकैटायन बन जाएगा। और ये कार्बोकैटायन बन इसलिए रहा है क्योंकि ये कार्बोकैटायन बनने के बाद इससे बहुत ज्यादा 3R ग्रुप से बहुत ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है। मतलब ये है आपका
कि आपको SN1 रिएक्शन का जो की पॉइंट देखना है, की पॉइंट, वो कार्बोकेटायन की स्टेबिलिटी ही देखनी है। कहीं पर अगर कार्बोकेटायन स्टेबल बन रहा है तो वहां पर SN1 रिएक्शन होकर रहेगा, और कहीं पर अगर स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है तो उस जगह पर SN2 रिएक्शन नहीं होगा। मतलब SN1 रिएक्शन के केस में जो हमारा की पॉइंट है, जो रिएक्शन का ड्राइविंग फोर्स है, वो हमारा स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन होता है, लेकिन SN2 रिएक्शन के केस में जो हमारा की पॉइंट है वो स्टेरिक हिंड्रेंस होता है। आपको पता है कि अगर हम स्टेरिक हिंड्रेंस की बात करें तो हमारा जो टर्सरी वाला कार्बोकेटायन है वो सबसे ज्यादा रिएक्शन देता है, और हमारा जो सेकेंडरी वाला और हमारा जो टर्सरी वाला टर्सरी अल्काइल हैलाइड है वो हमारा सबसे स्लो SN2 रिएक्शन देता है। इसका कारण सिर्फ यही है कि कार्बोकेटायन के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डोमिनेट नहीं होता है और उसके केस में स्टेरिक हिंड्रेंस का फैक्टर डोमिनेट होता है। तो ये बात हो गई। अब देखिए हम रिएक्शन पे चलते हैं, मैकेनिज्म के ऊपर। ये हमारा मैकेनिज्म है, देखिएगा ये जो हम ले रहे हैं इसमें कुछ इस तरह से है। अब इसका रिएक्शन करवाएंगे अगर हम तो ये कुछ इस तरह से आएगा हमारा। फर्स्ट स्टेप फर्स्ट स्लो RDS क्या बनेगा, कार्बोकेटायन बन जाएगा, बना दो R देख पा रहे हैं आप। अगर आप ऐसा कर दें और ये कार्बोकेटायन बन जाए, कार्बोकेटायन बन भी गया तो इसके पास कितने लोब्स हैं, एक्चुअली 2 लोब्स हो जाएंगे कुछ इस तरह से। अब इस 2 लोब्स में आगे क्या होगा, कार्बोकेटायन के ऊपर अटैक होगा, किसका, न्यूक्लियोफाइल का। अब देखो ये जो न्यूक्लियोफाइल का अटैक है वो कैसे होता है, OH एंड OH। एक बात बताओ, हमको कोई रेस्ट्रिक्शन है कि हम सिर्फ इधर से ही OH दे सकते हैं या इधर से नहीं दे सकते हैं? 2 लोब है, कार्बोकेटायन फ्री है, तो हमको जहां से मन होगा हम वहां से देंगे। तो इस केस में हमारा जो OH का अटैक है वो टॉप से भी हो सकता है और बॉटम से भी हो सकता है, और टॉप और बॉटम दोनों तरफ से अटैक होने के कारण हमारा जो प्रोडक्ट फॉर्मेशन होता है वो कुछ इस तरह से होता है कि अगर आप अपना टॉप से अटैक करवाएंगे, फ्रॉम टॉप, तो आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, देखिएगा R dash and this R डबल डैश। लेकिन अगर आप बॉटम से अटैक करवाते हैं, फ्रॉम बॉटम, तो उस केस में क्या होता है, आपका COH और इसको इस तरह से कर लो, और इसमें R डैश R डबल डैश, R डैश R डबल डैश। तो इस केस में क्या होता है कि हमारा इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों 50-50%, 50% अभी मत लिखो, दोनों ही चीजें होती हैं। तो इसके बाद क्या होता है, रिटेंशन और इन्वर्जन के बाद हमको जो प्रोडक्ट मिलना चाहिए वो हमारा रेसिमिक मिक्सचर होना चाहिए।
रेसिमिक मिक्सचर, ठीक है। लेकिन अब सुनिए पॉइंट की बात, ये हमारा आइडियल रिएक्शन कंडीशन है SN1 के केस में, ऐसे रिएक्शन होना चाहिए। लेकिन क्या ऐसे रिएक्शन होता है? क्वेश्चन ये है, क्या इस तरह से रिएक्शन हो रहा है हमारा? तो आपका आंसर होगा कि नहीं, रिएक्शन इसी तरह से नहीं हो रहा है। हमारा जो रिजल्ट मिलता है इस रिएक्शन का, ये मैकेनिज्म है आपका, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म यही होता है। आपसे कहीं भी पूछे आप यही बताइएगा। लेकिन हमारा जो ओरिजिनल रिएक्शन मिलता है उसमें 100% रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिलता है। 100% रेसिमिक मिक्सचर नॉट फाउंड, ठीक है। पूरी तरह से रेसिमिक मिक्सचर हमको नहीं मिलता है। अब यहीं से क्वेश्चन खड़ा होता है कि अगर हमको पूरा रेसिमिक मिक्सचर नहीं मिल रहा है, 100% हमारा रेसिमिक मिक्सचर नहीं बन रहा है, तो रिएक्शन में हो क्या रहा है, क्यों हो रहा है ऐसा? अब आता है कॉन्सेप्ट। देखिए होता क्या है इसमें, हम तो आइडियल कंडीशन लेके चले ना कि अगर हम सॉल्वेंट के अंदर डालते हैं तो सॉल्वेंट पूरी तरह से सॉल्वेट कर लिया, पूरी तरह से सॉल्वेट करने के बाद यह हमारा 100% कार्बोकेटायन फॉर्म हो गया। लेकिन क्या ऐसा संभव है? क्या ऐसा हो सकता है? आप अपना कॉमन सेंस लगा के बताइए। ऐसा नहीं हो सकता है, यह कभी संभव नहीं है कि आपका 100% कार्बोकेटायन का फॉर्मेशन हो जाए। एक्चुअली में होता क्या है, कार्बोकेटायन तो बनता है, लेकिन इस कार्बोकेटायन के साथ में आपका जो, हम यहीं पे बना देते हैं, पहले आप इसको लिख लीजिएगा, उसके बाद इसको देखिएगा। देखिए क्या होता है, ये फॉर्म तो हो रहा है, लेकिन इसके साथ में आपका जो X माइनस है वो कुछ इस तरह से लगा हुआ होता है, समझ रहे हैं? एक तो ये संभावना है कि एक तो ऐसा रहे, सिंपल देखो 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 बता रहे हैं, एक तो यही रहेगा, दूसरा ये रहेगा। X माइनस। अब इस केस में बताओ, ये तो ठीक है, ये वाला तो हमारा यही इतना ही देगा, लेकिन जब ऐसा केस बन जाएगा तो इस स्थिति में क्या होता है कि ये X माइनस इसके साथ आयन पेयर के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। कैसे? आयन पेयर के फॉर्म में जुड़ा हुआ है। तो अगर ये आयन पेयर के फॉर्म में है तो आने वाले को क्या इधर से आने देगा? जो आना चाह रहा है न्यूक्लियोफाइल, इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को ये इधर से आने में रेस्ट्रिक्ट करेगा। इट मींस उसके पास एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो इधर से आए, और अगर वो इधर से आएगा, अगर वो इधर से आएगा तो इधर से आने वाले की संख्या बढ़ जाएगी, क्योंकि ये जो बन रहा है उससे तो कुछ अधिक ही ये बन रहा होगा, और चूंकि ये अधिक बनेगा तो इधर से आने वाले का नंबर भी बढ़ जाएगा। इसलिए हमारा जो रिजल्टेंट प्रोडक्ट मिलता है SN1 रिएक्शन से, रिजल्टेंट प्रोडक्ट ऑफ SN1 रिएक्शन, उस केस में क्या होता है कि इन्वर्जन प्रोडक्ट मिलता है। सम परसेंटेज कुछ परसेंट हमारा प्रोडक्ट इन्वर्जन का जाता है। ये एक्चुअली ऑब्जर्वेशन है,
ये हमने ऑब्जर्व किया है कि कुछ परसेंट इन्वर्जन का प्रोडक्ट हमको मिलता है। तो इसलिए ऐसा क्यों होता है, इसके ऊपर रिसर्च किया गया और जब पता किया गया तो देखा गया कि होना तो ऐसा चाहिए, लेकिन बाय डिफॉल्ट ये ऐसा ना हो करके इस फॉर्मेट में मिलता है। सारे आयन्स इस फॉर्म में नहीं होते हैं, तो जो आयन, जितना परसेंट आयन कार्बोकैटायन इस फॉर्मेट में होगा उतना तो आपका पूरा का पूरा रिटेंशन, मतलब उतना तो आपका रेसिमिक मिक्सचर आएगा। लेकिन जो इस फॉर्म में होगा उसके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है कि वो सिर्फ बैक साइड अटैक करे, जैसे कि SN2 में होता है। और अगर सिर्फ बैक साइड अटैक होगा तो उस केस में क्या होगा कि आपका इन्वर्जन प्रोडक्ट बनेगा। इसलिए हमारे ओवरऑल रिएक्शन में पूरा का पूरा रेसिमिक मिक्सचर ना मिलके रिजल्टेंट के रूप में कुछ हमको इन्वर्जन प्रोडक्ट एक्स्ट्रा मिल जाता है। बात समझ रहे हैं आप? तो ये हमने कुछ बातें कर ली किसकी, SN1 रिएक्शन की, SN1 रिएक्शन का मैकेनिज्म और SN1 रिएक्शन की स्टीरियोकेमिस्ट्री को हमने देखा है। एक बात का और ध्यान रखिएगा कि हमारा जो SN1 रिएक्शन है उसका वो ना तो स्टीरियो सेलेक्टिव होता है और ना ही स्टीरियो स्पेसिफिक होता है। इस बात को आप एक ध्यान में रखिएगा, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं।